बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अदब के साथ अर्ज़ है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ये तो इंतहाई इज़्ज़त अफजाई होगी, लेकिन जो भी दोस्त किसी भी किस्त को सुनता है लाइक तो ज़रूर कर दिया करें। हम सारी मेहनत आपकी खुशी के लिए ही करते हैं। आपके लाइक करने से हमारी इज़्ज़त अफजाई होगी और कोई कमी पेशी कमेंट करके लाजमी बता दिया करें। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आपकी हदायत का जवाब दें और इस पर अमल भी करें। लाइक लाजमी कर दिया करें। शुक्रिया। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। हड्डी टूटने की मखसूस आवाज उभरी और गन इसके हाथ से छूटकर जहाज के फर्श पर जा गिरी। इसके बाद मजरूब शख्स के हलक से बड़ी दर्दनाक आवाज खारिज हुई। मैंने इसके झुके हुए सर पर घुटने की एक खौफनाक ठोकर रसीद की और वो बुरी तरह बिलबिलाते हुए पीछे को उलट गया। मैंने फौरन इसकी गन फर्श से उठाकर अपने कब्जे में कर ली। इस बदलती हुई सूरत हाल ने मुसाफिरों में हौसला पैदा कर दिया और 5-6 अफराद अपनी सीटों से निकलकर इस मजरूब शख्स पर टूट पड़े। वो फर्श पर पड़ा बुरी तरह करा रहा था। मेरे घुटने की ठोकर ने इसकी नाक और होंठों का कबाड़ा कर दिया था। मुसाफिरों ने जिस अंदाज में इसे दबोचा था, इसने मुझे इस शख्स की जानिब से बेफिक्र कर दिया। मैं तेजी से दूसरे निगरान की तरफ पलटा, जो मेरी किक खाकर चंद लम्हे पहले गैर मुसल्ला हुआ था। मैंने डॉग गेटिंग को मज़कूरा शख्स से 2-2 हाथ करते हुए देखा। डॉग एक तंदुरुस्त और तवाना कोपेमा था और इस वक्त अगवा करनेंदगान की जानिब से इसका दिलो दिमाग गमो गुस्से से भी भरा हुआ था। वो अपने शिकार को बुरी तरह रगीदते हुए हाथ पांव से इसकी खातर तवाज़ो भी कर रहा था। मैंने इसके हाथ से निकलकर इधर उधर हो जाने वाली गन की तलाश में निगाह दौड़ाई तो इसी लम्हे अपने अक्ब में मुझे राकील की आवाज सुनाई दी। ये मेरे पास है डिसल्वा, इसने गन को लहराते हुए कहा। मैंने पलटकर इसकी जानिब देखा और इसके हाथ में गन मौजूद पाकर मुझे इत्मीनान हुआ। इस मारा मारी के दौरान में राकील भी किसी वक्त अपनी सीट से उठकर सरगर्म हो गई थी। मैंने बड़ी हंगामी अंदाज में इससे कहा, तुम इधर के मामलात पर नजर रखो, मैं इधर ऊपर काकपिट की तरफ जा रहा हूँ। पता नहीं हमारे साथी के साथ क्या गुजर रही है। बात खत्म करते ही मैंने काकपिट तक जाने वाली गोल सीढ़ी की जानिब देखा। मेरी बेकरार निगाह को निगरानों के तीसरे साथी की तलाश थी। वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया, हालांकि इसे अपने 2 मुसीबतदगान साथियों की मदद के लिए फौरन लपकना चाहिए था। इसके गयाब का एक ही मतलब था और वो ये कि ऑटोमेटिक गन बरदार अपने बालाई साथियों की तरफ चला गया था। वहां होने वाली फायरिंग ने इसे अपनी तरफ मतवज्जो कर लिया होगा। इसने मुसाफिरों वाले हिस्से की जानिब आने की बजाय इधर जाना जरूरी समझा होगा। राकील मुझे जो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैंने इसे कुछ बोलने का मौका न दिया और कहा, तुम गन थामे पूरी तरह मोस्तैद रहो। मुझे उम्मीद तो नहीं कि मुश्तिल मुसाफिर इन 2 अफराद में इतनी भी सख्त बाकी रहने दें कि वो अपनी नाक पर बैठी हुई मक्खी को उड़ा सके, लेकिन फिर भी हिफ्ज़े मात कदम के तौर पर कह रहा हूँ, अगर इनमें से कोई स्मार्ट बनने की कोशिश करे तो बेदरेग इसके सीने में शिगाफ डाल देना। रकील ने इस बात में गर्दन हिलाई और मैं अपनी मंजिल की सिमत लपक गया। गोल सीढ़ी मेरे कदम रखने से पहले मैंने अकब में निगाह दौड़ाकर मुसाफिरों वाले हिस्से का जायजा लिया और वहां की सूरत हाल को तसल्ली बख्श पाया। मुसाफिरों ने इमदाद बाहमी का मुजाहरा करते हुए दोनों निगरानों की ऐसी की कम तैसी कर दी थी। मैं मुतमईन अंदाज में पलट गया और इसी वक्त मुझे एक जोरदार धक्का लगा। सीढ़ी वाले हिस्से में से इंसानों का एक रेला बह निकला। वो कुल 12 या कमोबेश इतने ही अफराद थे। इनके लिबास देखकर मुझे एक लम्हे में अंदाजा हो गया कि वो लोग जहाज के अमले से मुतल्लक थे। मुझे इन्हीं लोगों का धक्का लगा था और मैं इनमें गलत सलत होकर रह गया था। मैं जहाज की एक दीवार से टिका इस इनकलाब के बारे में अभी सोच रहा था कि बालाई हिस्से की जानिब से हरकत करने डॉक्टर मोंग रेफोशे की आवाज उभरी, बेफिक्र हो जाओ, वहाँ के हालात को कंट्रोल कर लिया गया है। वो भगदड़ के अंदाज में काकपिट से निकलने वाले अमले के अफराद से मुखातब था। इसकी आवाज में बड़ा एतमाद और तसल्ली पाई जाती थी। वहाँ के मुसाफिरों को तुम लोगों की अशद जरूरत है, इन्हें अटेंड करो, हरी अप। डॉक्टर मोंग के स्टाइल ने मुझे बता दिया कि वो पायलट रूम के हालात पर काबू पा चुका था, वरना वो यूं किसी कमांडर के मानंद अहकाम सादर न कर रहा होता। जब मैंने इस जानब फायरिंग की आवाज सुनी तो मैं एक लम्हे के लिए डॉक्टर की तरफ से मुतफक्कर हो गया था, फिर
दूसरे लम्हे मुझे इसके बारे में सोचने का मौका ही न मिल सका और मैं दोनों गन बरदार निगरानों से नबर्द आजमा हो गया। जहाज का अमला मुसाफिरों वाले हिस्से में पहुंचकर इधर उधर फैल गया तो मैं बड़ी सूरत से ऊपर पहुंच गया। फिर वहां के नक्शे ने मुझे तशवीश में मुब्तला कर दिया। डॉक्टर मोंग मुझसे निगाह मिलते ही बड़ी संजीदगी से मुस्कुराया और बोला, डिसल्वा, यहाँ के हालात तो तुम्हारे सामने हैं, इधर क्या पोजीशन है? मैंने मुसाफिरों की हाई क्लास और काकपेट में इधर उधर नजर घुमाते हुए जवाब दिया, इधर सब खैरियत है, 2 मसल्ला निगरानों पर काबू पा लिया गया है, तीसरा इधर ही आया था, मगर यहाँ का तो नक्शा ही बदला हुआ है। ये जहाज तो अब शायद प्रवास के काबिल नहीं रहा। मैंने छाती तक नस्ब मुख्तलिफ किस्म के डायल्स के हशर की जानिब इशारा करते हुए कहा, वहाँ अच्छी खासी फायरिंग हुई थी। यहाँ होने वाली फायरिंग ने इन आलात को वगैरह को नुकसान पहुँचाया है, इसने बताया। अगर मैं फायरिंग करने वाले का जाविया ना बिगाड़ता तो तीनों मगवी जिंदा न बचते। मैंने चौंक कर डॉक्टर मोंग को देखा और पुरतजस्सुस लहजे में इस्तफसार किया, अलास्का की हाई अथॉरिटीज कहीं नजर नहीं आ रही और वो अगवा करिंदगान? मेरा सवालिया जुमला अभी मुकम्मल नहीं हुआ था कि इसने हाथों के इशारे से मुझे तसल्ली दी और बोला, बुद्धा का शुक्र है वो तीनों जिंदा और महफूज हैं और अगवा करिंदगान को मैंने दायमी नींद सुला दिया है। यहाँ होने वाले मार्के की तफसील मैं तुम्हें बाद में सुनाऊंगा, बस समझ लो अब कुछ चश्मे जदन में हो गया। लॉर्ड बुद्धा का बड़ा एहसान है। डॉक्टर मोंग के मुताबिक इसे सिर्फ 3 हाई जैकर से निपटना पड़ा था। एक इनका सरगना जो बार बार स्पीकर पर ऐलान करता रहा था, दूसरा शख्स को पायलट था और तीसरा वो गन बरदार था जो वहाँ होने वाली फायरिंग से मुतासर होकर अंदर घुस आया था। ये तीनों अफराद मुर्दा हालत में इस खला में ठोंस दिए गए थे जो दोनों पायलट्स की सीटों के सामने पांव रखने वाली जगह पर वाकया होता है। ये कारनामा डॉक्टर मोंग के सिवा किसी और का नहीं हो सकता था। मेरे बार बार के सवालिया अंदाज में देखने के नतीजे में डॉक्टर मोंग ने जहाज के पायलट समेत मिस्टर ब्रोस नोल्स और इसके 2 साथियों फ्रान बोटेल टोनी वोल्मर को इस हिस्से से बरामद कर लिया जहां एयर होस्टेस मुसाफिरों की खातिर तवाज़ा के लवाजमात जमा रखती हैं। मुसाफिरों की हाई क्लास में इत्तफाक से अलास्का की तरफ यही 3 अथॉरिटीज सफर कर रही थी, इसलिए डॉक्टर मोंग को ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई थी, वरना जानी नुकसान का अंदेशा बहरहाल था। अब चूंकि जहाज के किसी हिस्से में कोई खतरा मौजूद नहीं था, इसलिए वो अहम अफराद सामने आ गए जिनकी खातिर इस बोइंग को हाई जैक किया गया था। जहाज का अमला मामला संभाल चुका तो मुसाफिरों के चेहरे खुशी से दमक उठे। ये जानकर सबकी जिंदगी दौड़ गई थी कि वो हाई जैकर्स के चुंगल से निकल आए हैं। 2 हाई जैकर्स को हिरासत में लेकर इन पर कड़ी निगरानी मुकर्रर कर दी गई। ये वही 2 अफराद थे जो मुसाफिरों को कंट्रोल करने का फर्ज अदा कर रहे थे। मेरी बर वक्त मुदाखलत ने इन्हें कहीं का नहीं रहने दिया था। मिस्टर ब्रोस नोल्स और इसके साथ दोनों साथी बुरी तरह सहमे हुए थे और बार बार डॉक्टर मोंग का शुक्रिया अदा कर रहे थे। वो डॉक्टर मोंग को युआन माओ के नाम से पुकार रहे थे क्योंकि हमारी तरह वो भी तब्दील शुदा नाम से सफर कर रहा था। हम तीनों के हुलिये भी तब्दील थे। जब हालात काबू में आ गए तो जहाज के पायलट गलफोर्ड ने सबसे पहले काकपिट में नस्ब खलाई आलात और मुख्तलिफ डायल्स का तकनीकी जायजा लिया। इस जायजे के बाद इसने ऐलान किया कि वो जहाज फौरी तौर पर प्रवास के काबिल नहीं रहा था। मिस्टर ब्रोस नोल्स और पायलट गलफोर्ड की बाहमी कोशिश से एंकरेज और सैटल के मुतल्लिका हकाम को इस वाक़े से आगाह कर दिया गया। ये भी मालूम कर लिया गया कि हाई जैकर्स ने वो तैयारा जोनारा आइलैंड के एक जेरे तकमील एयरपोर्ट पर उतारा था। जोनारा आइलैंड में सिर्फ एक बाकायदा एयरपोर्ट था जहां रेगुलर फ्लाइट्स की आमदोरफ्त जारी रहती थी। ये दूसरा एयरपोर्ट जो अपनी तकमील के आखिरी मराहल में था अभी फ्लाइट्स के लिए खोला नहीं गया था। इसके रनवे को भी अभी फाइनल टच नहीं दिया गया था, इसलिए मैंने लैंडिंग की नाहमवारी फौरन महसूस कर ली थी। मुतल्लिका हुकाम ने फौरी तौर पर जहाज खाली करने के अहकाम सादर कर दिए। इस सिलसिले में जोनारा आइलैंड के रेगुलर एयरपोर्ट से राब्ता करके माहिरीन की एक टीम को वहां से तलब कर लिया गया जो मुसाफिरों को बहिफाजत यहाँ से वहां ले जाते। जब तक इनका कोई मुनासिब बंदोबस्त होता इन्हें किसी पुरसुकून जगह पर ठहराना जरूरी था। इन माहिरीन की टीम में इंजीनियर भी शामिल थे जो जहाज का बाकायदा चेकअप भी करते कि इसका जेरे तकमील एयरपोर्ट पर यूं ही खड़ा रहना कहीं खतरनाक तो नहीं। TWA का वो बोइंग 747 जिस एयर
एयरपोर्ट पर उतारा गया था इसका नाम काशीहारा था, जबकि रेगुलर एयरपोर्ट बोरोनारा कहलाता था। आइंदा 1 घंटे में हमें काशीहारा से बोरोनारा पहुंचा दिया गया। लगभग 200 मुसाफिरों को फौरी तौर पर किसी एक होटल में ठहराना तो मुमकिन नहीं था, इसलिए एयरपोर्ट की गाड़ियों ने मुसाफिरों को मुख्तलिफ होटलों तक पहुंचा दिया। मुझे, राकील और डॉक्टर मोंग रेफोशे को इन 3 अफराद के साथ होटल एयरपोर्ट में ठहराया गया, जिनकी खातर वो तैयारा अगवा किया गया था। मज़कूरा होटल एयरपोर्ट से वॉकिंग डिस्टेंस पर था। हमें अपने करीब रखना मिस्टर ब्रोस नोल्स की ख्वाहिश थी, क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन का क्रेडिट हमारे खाते में आ रहा था और ये खासा फिक्र अंगेज नुक्ता था। ये ठीक है, मेरी और डॉक्टर मोंग की कार्रवाई से हाईजैकर्स पर काबू पा लिया गया था। जिंदा हाथ आने वाले दोनों हाईजैकर्स को फौरन एयरपोर्ट पुलिस के हवाले कर दिया गया था, लेकिन हमें हीरो बनने का कोई शौक नहीं था। हमने जो कुछ भी किया वो हालात का तकाजा था। अब इस कामयाब ऑपरेशन के बाद जो हालात सामने आए थे वो इस बात के मुतकादी थे कि जल्द अज जल्द अलास्का की हाई अथॉरिटी से छुटकारा हासिल कर लिया जाए, वरना वो हमारी जगह जगह नुमाइश करते फिरेंगे। हमें आला हुकाम के अलावा प्रेस और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के अमले का भी सामना करना होगा। मुख्तलिफ अखबारात के नुमाइंदे इंटरव्यूज के लिए हमारी जान खाएंगे और हम ये सारे बखेड़े अफोर्ड नहीं कर सकते थे। हमारा मिशन बहुत अहम था। अगर हम इन चौंचलों में गिर जाते तो हमारी राह खोटी होने का अंदेशा था और इसके साथ ही ये खदशा भी था कि कहीं हमारी असलियत किसी पर जाहिर न हो जाए। अमेरिकी प्रेस और पुलिस बहुत ताकतवर और बेअंदाज जराए की मालिक है, लिहाजा किसी किस्म का रिस्क लेना अक्लमंदी के मुनाफी था। अगर ब्रोस नोल्स हमें अपने साथ गांठे रखता तो कदम कदम पर पुलिस और प्रेस से सामना होना लाजमी बात थी और हमें बड़ी सरगर्मी से तलाश भी किया जा रहा था। मैंने होटल की जानब जाते हुए तैयार कर लिया कि मिस्टर ब्रोस नोल्स का दुमछल्ला बनने की कतन कोई जरूरत नहीं। हमें पहली फुर्सत में कोशिश करके अलास्का की इस हाई अथॉरिटी से जान छुड़ाना होगी। किस तरह, इसके बारे में डॉक्टर मोंग से मशवरा करके ही कोई लाहे अमल बनाया जा सकता था। जोनारा आइलैंड पर इंतहाई मुख्तर क़याम के दौरान में मुझे इस जजीरे के बारे में जो चीदा मालूमात हासिल हुई, इनका तज़किरा दिलचस्पी से खाली ना होगा। इस सिलसिले में मैं बोनारा एयरपोर्ट से मालूमाती बाद तस्वीर किताबचा उठा लाया था और होटल एयरपोर्ट के इस्तकबालिया से भी काफी मवाद हासिल हो गया था। पहली मरतबा एक डच सियाह ने 1630 ईस्वी में इस जजीरे पर कदम रखा। फिर 1845 ईस्वी में मुख्तलिफ जगहों पर जब खाना जंगियों का सिलसिला मौकूफ हुआ तो जोनारा आइलैंड पर बाकायदा हुकूमत कायम हो गई और किंग जोला अव्वल बरसरे इख्तिदार आया। 1890 ईस्वी में किंग जोला दोयम ने तख्त संभाला। 1930 ईस्वी में किंग जोला स्वयं बादशाह बना और 1975 ईस्वी में किंग जोला चहारम ने हुकूमत की बागडोर थाम ली। इस वक्त इसी बादशाह की बादशाहत थी। किंग जोला चहारम का नाम तो हारा जोला था, तो हारा जोला 1928 ईस्वी में पैदा हुआ था। अब वो खासा मुअम्मर हो चुका था। जोनारा आइलैंड नॉर्थ पैसिफिक ओशन में 45 डिग्री नॉर्थ और 125 डिग्री वेस्ट में वाक़या है। ये इतना छोटा सा जजीरा है कि आम तौर पर नक्शा जात में इसकी निशानदेही मुश्किल से मिलती है। जोनारा आइलैंड में बादशाहत कायम है। इसकी कुल आबादी लगभग 15,000 है और रकबा सिर्फ 130 मुरब्बा मील। इसका कैपिटल बोरोनारा है। दूसरा बड़ा शहर काशीहारा है, जहाँ नया एयरपोर्ट जेर तामीर है। मुकामी जुबान जोनारियन और इंग्लिश बराबर की अहमियत की हामिल है और इन्हें सरकारी जुबान का दर्जा हासिल है। आबादी में अक्सरियत पोली नेशाई और यूरोपीय अफराद की है। यहाँ की करेंसी ड्रम कहलाती है। 3 ड्रम 1 अमेरिकी डॉलर के बराबर होते हैं। यहाँ की पैदावार में केला, बांस, कोकोनट और वनीला वगैरह शामिल है। मईशत का दारोमदार माहीगीरी और सयाहों की आमदोरफ्त पर है। यहाँ के बासियों में हर दूसरे आदमी के पास एक रेडियो मौजूद है और हर 20 अफराद में एक को टेलीविजन की सहूलत मैसर है। पढ़े लिखे अफराद का तनासब 91% है। वैसे तो अरीब करीब में जोनारा आइलैंड का कोई पड़ोसी दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर दूर दराज निगाह दौड़ाई जाए तो जनूब मशरक में मिडवे आइलैंड और इंतहाई जनूब में मशहूर जजीरा हवाई नजर आ जाता है। यही इसके 2 मुमकिना हमसाये हैं। हम होटल एयरपोर्ट में पहुंचकर थोड़े रिलैक्स हुए ही थे कि मिस्टर ब्रोस नोल्स हमारे कमरे में आ गया। अलास्का की इस हाई अथॉरिटी को हम रोक नहीं सकते थे, लिहाजा इसकी जानब
तवज्जो हो गए। अब वो खासा हशाश बिशाश दिखाई देता था। जहाज के अंदर जिस सरासीमगी ने इसे घेरा हुआ था, अब वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। जहाज के जमीन से लगने और मुतल्लका हकाम से राब्ता हो जाने के बाद इसकी खुद एतमादी लौट आई थी और इस वक्त वो पूरी शानो शौकत के साथ वाकई अलास्का की हाई अथॉरिटी लग रहा था। मिस्टर युआन माओ, इसने डॉक्टर मोंग रिफोशे को मुखातब करते हुए कहा, आप लोगों ने आज जो कारनामा अंजाम दिया है वो सुनहरी रूप में लिखा जाएगा। इस गुफ्तगू से पहले हमारा मुख्तसर तारफ करा दिया गया था। मैं डिसल्वा और राकील गार्शिया सैटल से ताल्लुक रखते थे। डॉक्टर मोंग ने एहतियात के तकाजे निभाते हुए हमारी जरूरी कागजात भी इसी मुनासबत से तैयार करवा लिए थे। हम दोनों दोस्त थे और मिस्टर युआन माओ से मिलने एंकरेज आए थे और अब वो हमारे साथ सैटल जा रहा था। ये बात मेरे इल्म में आ चुकी थी कि डॉक्टर मोंग एंकरेज में युआन माओ के नाम से रिहाइश पजीर था और वहाँ एक मार्शल आर्ट्स सेंटर चलाता था। इसके असल नाम और काम से काबिल एतमाद और करीबी लोग ही वाकिफ थे। हम तीनों इस वक्त तब्दील शुदा हुलियों में थे। मेरा और रकील का कोई मसला नहीं था, लेकिन डॉक्टर मोंग की तरफ से मुझे एक धड़का सा लगा हुआ था। इसने तो अपनी चोटी तक काट डाली थी। हुलिया में रद्दोबदल अलग था। ब्रोस नोल्स इसकी तरफ से किसी भी वक्त खटक सकता था। हमने जो कुछ भी किया वो इंसानियत के नाते हमारा फर्ज बनता था। डॉक्टर मोंग ने ठहरे हुए लहजे में कहा, इस अफसोसनाक वाक़े को हमने जिस तरह टैकल किया है, इससे आपको मार्शल आर्ट्स की अफादियत और अहमियत का अंदाजा हो गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो इस बात में सारा हिलाते हुए बोला, ये तमाम तर फनून वाकई बड़ी अहमियत के हामिल है। मुझे उम्मीद है आप एंकरेज में मेरे सेंटर की सरपरस्ती करेंगे। डॉक्टर मोंग ने कहा। बेशक, ब्रोस नोल्स ने बड़े कतई और तावन अमेज लहजे में कहा, मैं तुम्हारे नाम और मार्शल आर्ट सेंटर से तो वाकिफ हूँ, लेकिन रूबरू आज पहली मर्तबा मुलाकात हो रही है। तुम फिक्र न करो, मुझसे जो भी हो सका मैं तुम्हारे सेंटर की तरक्की के लिए जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच। डॉक्टर मोंग ने तशक्राना अंदाज में गर्दन को झुकाते हुए कहा। मेरे सीने से एक इत्मीनान भरी सांस खारिज हुई। ये जानकर कदरे तसल्ली हुई कि ब्रोस नोल्स डॉक्टर मोंग को चेहरे से नहीं जानता पहचानता था। ताहम एक कांटा सा बदस्तूर मेरी सोच में चुभ रहा था कि जब ब्रोस नोल्स एंकरेज में डॉक्टर मोंग को सेंटर चलाते देखेगा तो इसके तासरात क्या होंगे। वहाँ डॉक्टर मोंग अपने असली हुलिये बशमोल चोटी के रहा था। ये एक ऐसा गंभीर मसला था कि इस पर डॉक्टर मोंग से बात किए बिना मेरी तशफ़ी नहीं हो सकती थी। ब्रोस नोल्स ने बड़ी सरसरी अंदाज में कहा, मैं दरअसल इस वक्त आप लोगों को एक अहम इतला देने आया था। मैंने आला हुकाम और मुतल्लका तमाम अफराद से बड़ी तफसीली बातचीत कर ली है। हमारी यहाँ से रवानगी कल दिन में 11 बजे मुमकिन हो सकेगी। बोरोनारा एयरपोर्ट से कल 11 बजे एक फ्लाइट होनोलुलु जाने वाली थी। इस फ्लाइट को हंगामी बुनियादों पर कैंसिल करके हमारे लिए मुख्तस कर दिया गया है। हम कल 11 बजे मज़कूरा फ्लाइट से सैटल रवाना हो सकेंगे। आप लोग इत्मीनान से लंबी तान कर सो जाओ, सुबह आराम से उठो, फिर मुलाकात होगी। मैंने कदरे उलझे हुए अंदाज में कहा, मिस्टर ब्रोस नोल्स, जिस फ्लाइट का आपने तज़किरा किया है इसके रेगुलर मुसाफिरों का क्या होगा? वो तो इस सीट सेटअप से सख्त बरहम होंगे। इनके लिए मुतबादल बंदोबस्त कर दिया गया है, इसने बताया। वो ये बात ऐसे कह रहा था जैसे किसी मरकजी सड़क की तामीर हो रही हो और इस सड़क से रेगुलर गुजरने वालों के लिए मुतबादल रास्ता का बोर्ड नस्ब कर दिया जाए। मैंने पूछा, किस किस्म का मुतबादल बंदोबस्त किया गया है? वो वजाहत करते हुए बोला, इसी एयरपोर्ट से दोपहर 2 बजे एक फ्लाइट फिजी जाने वाली है। इस फ्लाइट में अच्छी खासी गुंजाइश है। हवाई जाने वाली फ्लाइट के मुसाफिरों को फिजी जाने वाली फ्लाइट में बिठाया जाएगा। मज़कूरा फ्लाइट होनोलुलु में ब्रेक जर्नी करेगी, फिर अपने मंजिल फिजी की तरफ रवाना हो जाएगी। होनोलुलु जजीरा हवाई के मुसाफिर रास्ते में उतर जाएंगे। बस इतनी सी बात है। ये जो बस इतनी सी बात है, ये खासी बड़ी बात है मिस्टर ब्रोस नोल्स। मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा, एयर ट्रैफिक के स्केड्यूल में ऐसी तब्दीलियां कराना कोई मामूली काम नहीं। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। वो मानीखेज अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, लेकिन जब हमारे आला हुकाम ऊपर से डोरियां हिलाते हैं तो हर नामुमकिन काम मुमकिन हो जाता है। इसके अंदाज में एक खास किस्म का तफाखर सा उभर आया। ये मखसूस एहसास अमेरिका बहादुर और पूरी यहूदी कौम का तुरा इम्तियाज है। मैंने ब्रोस नोल्स के दावे के जवाब में कुछ कहना मुनासिब न समझा और महज गर्दन को असबाती जुम्बश देकर रह गया। वो उठकर खड़ा हो गया और हमें गुड नाइट कहकर कमरे से रुखसत हो गया। इसके जाने के बाद मैंने डॉक्टर मोंग से कहा, मेरे ख्याल में अच्छी खासी गड़बड़ हो गई है। ब्रोस नोल्स आज पहली मर्तबा युआन माओ से बिल मुशाफा मिला है। तुम्हारा ये बदला हुआ हुलिया इसके जहन में नक्श होकर रह जाएगा। अगवा कनंदगान से निबटने वाला वाकया इतना बड़ा और अहम है कि एंकरेज में ये
शख्स तुमसे जरूर मिलेगा। वो अलास्का की हाई अथॉरिटी है, तुम्हारे लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। डॉक्टर मोंग, तुम इस तब्दील शुदा हुलिये के साथ तो अपना मार्शल आर्ट्स सेंटर नहीं चला सकते। मेरे हुलिये और चोटी के मसाइल तो इस वक्त दरपेश होंगे जब मैं एंकरेज पहुंचूंगा, डॉक्टर मोंग ने पुरसोच अंदाज में कहा। फिलहाल तो मैं फौरी तौर पर इस शख्स से जान छुड़ाने के बारे में जहन दौड़ा रहा हूँ। अगर ये हमारे साथ चिपका रहा तो समझ लो सेटल पहुंचकर हमारा जुलूस निकल जाएगा। हम प्रेस और पुलिस के झमेलों में ऐसे फंसेंगे कि हमारा राज राज नहीं रह सकेगा और ये बहुत बुरा होगा। तशवीशनाक अंदाज में बात खत्म करके डॉक्टर मोंग खामोश हुआ तो मैंने कहा, मैं भी इस जजीरे जोनारा पर जरने से लेकर अब तक इसी नुक्ते पर गौर कर रहा हूँ। अगर हमने खुद को इन हाई अथॉरिटी से अलग न किया तो हमारा मिशन तो खोटा होगा ही। इसके साथ ही ये राज भी फाश हो जाएगा कि राकील और वजदान युआन माओ की पनाह में है। फिर यहूदी लॉबी ये जानने में कतई देर नहीं लगाएगी कि युआन माओ का ताल्लुक बुद्ध इज्म से है और फिर वो लोग कड़ी से कड़ी मिलाते जाएंगे। तो तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? डॉक्टर मोंग ने खिला में घूरते हुए बड़े पुरमानी अंदाज में गर्दन हिलाई। राकील काफी देर से खामोश बैठी हमारे माँ बहन होने वाली गुफ्तगू सुन रही थी। मैंने एक बात खास तौर पर नोट की थी और वो ये कि राकील डॉक्टर मोंग के सामने बड़ी बाअदब बामुलाजा होशियार रहती थी। इस मामले पर इसने लबकशाई की और मशवरा देने वाले अंदाज में बोली, मेरा ख्याल है हमें इस होटल से गायब हो जाना चाहिए। मैंने और डॉक्टर मोंग ने चौंक कर इसे देखा। डॉक्टर ने सिर्फ एक लफ्ज में इस्तफसार किया, कहाँ? कहीं भी। वो गड़बड़ाए हुए अंदाज में बोली। मैंने कहा, इस वक्त हम जजीरे पर हैं, यानी हमारे चारों जानब ताहद्दे निगाह पानी ही पानी है। अगर हम इस होटल से सबकी नजरें बचाकर निकल जाते हैं तो अव्वल आखिर जोनारा आइलैंड पर ही रहेंगे। एक लम्हे का तवक्कुफ देकर मैंने इजाफा किया, क्या तुम्हारा मुस्तकिल तौर पर इसी जजीरे पर रहने का इरादा है? वो बुखला गई, फिर जरा तामल करते हुए बोली, मेरा मतलब ये है कि हम इस वक्त तक जजीरे में कहीं रुपोश हो जाते हैं जब तक 11 बजे वाली फ्लाइट बोरोनारा एयरपोर्ट से टेक ऑफ नहीं कर जाती। वो एक लम्हे को मुतवक्किफ हुई, फिर अपनी तजवीज को आगे बढ़ाते हुए बोली, ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतते हुए हम ये कर सकते हैं कि फिजी की तरफ जाने वाली फ्लाइट के उड़ने का इंतजार कर लें। इसके बाद हमारे लिए रोसनोल्ड की जानिब से कोई खतरा नहीं होगा। आइंदा के बारे में बाद में सोचा जा सकता है। इस जजीरे से निकलने के लिए हम ये बहाना कर सकते हैं कि हम सैरो तफरी के लिए जरा होटल से निकल गए थे, फिर किसी ऐसी मुसीबत में फंस गए कि बर वक्त होटल या एयरपोर्ट नहीं पहुंच सके। लिहाजा हमें आइंदा किसी मुमकिन फ्लाइट से सफर की इजाजत दी जाए। हम एक पायदार लाहे अमल तैयार करने के बाद यहाँ से रवाना होने के बारे में सोच सकते हैं। किसी को भी हमारे कहे में कोई शक नहीं होगा। हमारे पास ऐसे तमाम सबूत मौजूद हैं जो जाहिर करते हैं हम TWA के इस तैयारे के मुसाफिर हैं जो एंकरेज से सेटल जा रहा था और अब वो तैयारा काशी हारा के जेरे तकमील एयरपोर्ट पर खड़ा है। बात खत्म करके राकील ने दाद तलब नजर से बारी बारी हम दोनों की तो देखा। इसके शैतानी दिमाग में वाकई एक वजनी मंसूबा आया था, लेकिन मैंने एक खास पहलू की जानब इशारा करते हुए कहा, बेशक तुम्हारी तजवीज बहुत उम्दा और पेश आने वाले हालात के ऐन मुताबिक है, मगर मेरे ख्याल में ब्रोस नोल्स आसानी से हमारी जान नहीं छोड़ेगा। हमारी हैसियत इस ऑपरेशन के सर्जनों जैसी है, वो हमें हर मुमकिन तरीके से तलाश करवाने की कोशिश करेगा और अगर इसे इस कोशिश में नाकामी हुई तो फिर वो कुछ ऐसा बंदोबस्त जरूर कर जाएगा कि हम जैसे ये जजीरा छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे हमें बड़े तपाक से खुश आमदीद कहा जाए। मगर समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? इसने असबात में गर्दन हिलाई और उलझन भरे अंदाज में बोली, फिर क्या करें? फिलहाल कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर मोंग ने बड़े ठहरे हुए और फैसला कुन लहजे में कहा, सुबह देखेंगे क्या किया जा सकता है, तुम दोनों आराम से सो जाओ। वो उठकर खड़ा हो गया। अंदाज ऐसा ही था जैसे इसका सोने का कोई इरादा न हो। और तुम? मैंने सवालिया नजर से इसे देखा। तो सरसरी अंदाज में बोला, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही। इस कमरे में बंद बैठने से बेहतर है मैं एक चक्कर नीचे का लगा आऊं। मैं कमरे की चाबी अपने साथ लिए जा रहा हूं ताकि जब वापस आऊं तो तुम्हारी नींद में कोई खलल वाक़या न हो। वो दरवाजे के करीब जाकर रुका और ताकीदी अंदाज में बोला, इस रात का जो थोड़ा बहुत वक्त बचा है इसे बातों में ना गुजार देना। अच्छे इंसानों की तरह सुकून से सो जाओ। कल का सूरज पता नहीं हमारे लिए कौन से हंगामे लेकर आने वाला है। बात खत्म करते ही इसने दरवाजा खोला और एक लफ्ज मजीद बोले बगैर हमारी नजरों से ओझल हो गया। हमारी
निगाहें बंद दरवाजे से टकराकर वापस आई, फिर एक दूसरे से चार हो गई। रकील ने तशवीश भरे लहजे में मुझसे पूछा, डॉक्टर मोंग कहाँ गया होगा? अगर मैं तुम्हारे सवाल का सीधा सीधा जवाब दूं तो तुम कहोगी मैं तुम्हें इधर उधर घुमा रहा हूँ। मैंने एक तवील जमाही लेते हुए कहा, बहरहाल वो तुम्हारे सामने गया और तुमने देखा है, वो कुछ भी बताकर नहीं गया। मैं तुम्हारा अंदाजा जानना चाहती हूँ। वो कदरे खिसियानी सी हो गई। फिलहाल मैं अंदाजा कारी के मूड में नहीं। मैंने रेस्ट वॉच पर निगाह डालते हुए कहा, मुझे शदीद नींद आ रही है। फिर डॉक्टर ने भी हिदायत की है, हमें अच्छे इंसानों की तरह चुपचाप सो जाना चाहिए। बात खत्म करते ही मैंने एक और जमाही ले डाली। डॉक्टर को फॉलो करना मुफीद होता है। रकील बातों के मूड में दिखाई देती थी। मैं जा रहा था। अगर मैंने इसकी थोड़ी सी हौसला अफजाई की तो फिर थोड़ी ही देर बाद जोनारा का सूरज हमारी आंखों के सामने तलू होगा। मैं डॉक्टर मोंग की इस बात से 100% मुत्तफिक था कि पता नहीं आने वाला दिन हमारे लिए कौन से हंगामे लाने वाला था। मैंने एक और तवील जमाही ली और डॉक्टर मोंग की हदायत के मुताबिक लंबी तान कर सो गया। इस लंबी तान की भी एक आदत थी। सोने से पहले मैंने अपने दिमाग को 2 घंटे बाद हशाश बशाश बेदारी का हुक्म दे दिया था। झैली हदायत इसके अलावा थी। ठीक 7 बजे मेरी आंख खुल गई। मैंने घड़ी में वक्त देखा तो पता चला कि मेरी नींद के दौरान में कोई गैर मामूली वाकया पेश नहीं आया था, वरना मुकर्ररा 2 घंटे से पहले ही मैं बेदार हो जाता। मैंने रकील पर नजर डाली तो वो मुझे बेखबर सोती हुई मिली। मैंने इसके करीब जाकर माहिराना जायजा लिया। वो इस वक्त गहरी नींद में थी। ये देखकर मुझे ताज्जुब हुआ कि इस कमरे में हम दोनों के सिवा और कोई भी नहीं था। 2 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी डॉक्टर मोंग अभी तक वापस नहीं लौटा था। लेकिन ख्याल जहन में ये आया कि मुमकिन है वो वॉशरूम में हो। मैंने बिस्तर छोड़ दिया और वॉशरूम में डॉक्टर मोंग को चेक करने की कोशिश की। वॉशरूम मुझे खाली मिला। इसका एक ही मतलब था, इसकी वापसी नहीं हुई थी। इस मतलब ने मुझे तशवीश में मुब्तला कर दिया। मैं डॉक्टर मोंग के ख्याल को जहन में बिठाकर वॉशरूम में घुस गया और 15 मिनट बाद फ्रेश अप होकर बाहर निकल आया। अब मेरे जहन में साहिल का ख्याल राज बस चुका था। रकील हनूज गहरी नींद में थी। मैंने सोचा क्यों ना इस वक्त से फायदा उठाकर मैं साहिल तक रसाई हासिल करने की सही करूं। मुमकिन है मेरा तस्वर इसके महल्ले बकू तक पहुंचने में कामयाब हो जाए। अगर एक मर्तबा मुझे इसकी दुरुस्त लोकेशन का अंदाजा हो जाता तो मैं उड़कर इस तक पहुंच जाता। मैंने सोई हुई रकील पर एक उचटती सी निगाह डाली और एक आराम चेयर पर नीम दराज होकर बैठ गया। मैंने मज़कूरा कुर्सी को शुमाल रुख कर लिया था। शुमाल से जनूब की सिमत बहने वाली मकनातीसी लहरें इस किस्म के इर्तिकाजी मशकों और मुराकबा जात के लिए बड़ी मुआवन साबित होती हैं। मैंने आंखें बंद करके 4-5 गहरी सांसें ली। सांस लेने का ये मखसूस अंदाज योगा की लोगत में पुराना याम कहलाता है। इस अमल की तकमील के बाद मैंने साहिल के सरापा का तस्वर किया। इसके खालो खत को अपने तखय्युल में उबारने की कोशिश की। इस वक्त मेरी पूरी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ एक नुक्ते पर मरकूज थी और वो नुक्ता था साहिल। मेरे तस्वर की बेकरार मौजें, मेरे तखय्युल की बेचैन लहरें इस साहिल की आगोश में सर रखना चाहती थी। इस मेहरबान साये में पनाह की तलाशी थी। TWA की परवाज हमार होते ही मैंने साहिल को खोजने की कोशिश की थी और वो मुझे किसी एयरपोर्ट की इमारत में नजर आई थी, लेकिन किस एयरपोर्ट पर ये जानने का मौका नहीं मिल सका था। मैंने इस खोज के बारे में डॉक्टर मोंग या रकील को कुछ नहीं बताया था। डॉक्टर मोंग ने एंकरेज में बड़े दोस्ताना अंदाज में मुझे मशवरा दिया था कि मैं ची की इस सलाहियत को बार बार आजमाता रहूं। मेरी बातनी आंख खुल चुकी है। पैनल ग्लैंड ने काम करना शुरू कर दिया है। अगर मैं मशक को जारी रखूंगा तो कच्चापन पक्केपन में तब बदल जाएगा। मुझे पैनल ग्लैंड के इस्तेमाल में महारत हासिल हो जाएगी। और डॉक्टर मोंग ने कुछ गलत नहीं कहा था। मुझे साहिल का तस्वर किए अब मुश्किल 1 मिनट गुजरा होगा कि इस परिवेश का सरापा मेरे तस्वर की निगाह में रोशन हो गया। मैंने बड़ी वजाहत से इसे देखा। वो एक आरामदेह काउच पर दराज थी, एकदम चित, और इस वक्त इसकी आंखें बंद थी। दोनों बाजू पहलुओं में दराज थे। वो कुछ ऐसी पोजीशन में लेटी थी जैसे इस दराजी में इसकी मर्जी शामिल न हो, बल्कि किसी भी हदायत पर इसे यूं लेटना पड़ा हो। वो जिस काउच पर चित पड़ी थी, ऐसे काउचेज या तो अस्पताल में होते हैं या माहिरीन नफ्सियात की क्लिनिक में। क्या साहिल बीमार है? मेरे जहन ने एक लम्हे के लिए सोचा और मैं तड़प कर रह गया। मैं साहिल के तस्वर में रहते हुए इस कमरे का जायजा लेने लगा जहाँ एक काउच पर वो मौजूद थी, और दूसरे ही लम्हे मुझे अंदाजा हो गया कि साहिल किसी अस्पताल में थी और ना ही किसी नफ्सियाती क्लिनिक में, बल्कि वो एक बेडरूम में थी। इसी बेडरूम में एक मालजियाती चर्मी काउच के बारे में मैं सोच ही रहा था कि इस कमरे में मुझे किसी और शख्स की मौजूदगी का एहसास हुआ। कोई बाआस्तगी
दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ था। मेरे तस्वर की निगाह किसी हसास कैमरे की तरह रेड अलर्ट हो गई। फिर दूसरे ही लम्हे नौबार्द मेरी नजर में आ गया। मेरे तस्वर ने इसे फोकस कर लिया था और इस फोकसिंग के बाद मुझे एक शदीद तरीन झटका लगा। वो शख्स मोशे आयमन था। मैं इस दराज कामत और तवील उम्र रबी को एक नजर में पहचान गया और इस पहचान ने मेरे तस्वर की निगाह में जलन भर दी। मेरी साहल एक मरतबा फिर इस अयार रबी के चुंगल में जा फंसी थी। वो बड़े जच्चे नप्पे कदमों से इसकी तरफ बढ़ रहा था। इसका अंदाज ऐसा था जैसे वो साहिल को किसी खास अमल से गुजारने वाला हो या अमल से गुजार चुका हो और अपनी कारकर्दगी चेक करने आया हो। साहिल का किसी चरमी काउच पर बेहिस्सो हरकत पड़े होना मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा था। इस मर्तबा मैंने कोई जज्बाती गलती नहीं की और अपनी तमाम तर तवज्जो रबी की सरगर्मी पर मरकूज कर दी। इस मुस्तकिल मिजाजी और साबित कदमी ने मेरे तस्वर में कोई रखना नहीं आने दिया। रबी मोशे अहमद साहिल वाले काउच के नजदीक आकर रुक गया। चंद लम्हे वो बड़े इन्हिमाक से इसके चेहरे को देखता रहा, फिर मुतमिन अंदाज में सारा हिलाने लगा। इसके अमल ने मुझे बता दिया वो अपनी कोई कारगुजारी करने आया था। इसकी हालत और पोजीशन चीख चीख कर ये ऐलान कर रही थी कि इस पर तनवीमी अमल से गुजारा गया था। वो हिप्नोटिक नींद में थी। मैं इस बेडरूम को देखकर कतन ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वो कमरा किस इमारत में और वो इमारत किस शहर किस मुल्क में वाक़या है। अगर मेरे तस्वर की निगाह को इस बेडरूम से बाहर निकलने का मौका मिल जाता तो मेरी मुराद बर आ सकती थी। मैंने रबी मोशे हायमन को अपना टारगेट बना लिया। अगर वो बेडरूम से निकलता तो मैं साहिल को ट्रेस और ट्रैक करने की कोशिश कर सकता था। 1 मिनट के तनकीदी जायजे के बाद रबी मुड़ा और सुबह कदमों से दरवाजे की सिमत बढ़ा। मेरी तस्वर की आंख गोया इसकी पुश्त पर चिपक कर रह गई थी। वो बेडरूम के दरवाजे पर पहुंचकर रुका, मुड़कर साहिल पर एक भरपूर निगाह डाली और जैसे ही इसने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा सब कुछ दरम बरम होकर रह गया। राकील की तेज आवाज ने मेरा तस्वर पाश पाश कर दिया। मेरे वजूद को एक झटका लगा और मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। वो आवाज देने के साथ ही कंधे से पकड़कर मुझे झंझोड़ भी रही थी। इसके ये अल्फाज मेरी समात तक पहुंचे। वजदान, क्या तुम बैठे बैठे सो गए? खिड़की से बाहर देखो, इस जजीरे की सुबह कितनी सुहानी है। जहन्नम में गया ये जजीरा और इसकी सुबह, मैं खासी ऊंची आवाज में चिल्लाया। राकील खिड़की से हट गई और मेरे सामने आकर हैरत भरी नजर से मुझे देखने लगी। तुम्हें क्या हुआ है वजदान? इस कदर बरहम क्यों हो रहे हो? क्या तुम चंद मिनट सब्र कर लेती तो कोई क़यामत आ जाती? मैंने बदस्तूर खफगी अमेज अंदाज में कहा। क्या इस जजीरे की सुबह कहीं भागी जा रही थी? राकील की बेजा मुदाखलत ने मेरे किए किराए पर पानी फेर दिया था। मेरी बरहमी और नाराजगी अपनी जगह दुरुस्त थी, लेकिन जब मैंने हकीकत पसंदी से सोचा तो वो मुझे बेकसूर नजर आई। इस बेचारी को क्या मालूम कि मैं इस वक्त कितने अहम काम में मसरूफ था। वो यही समझी होगी मैं आंखें बंद किए आराम चेयर पर रिलैक्स बैठा हूँ। राकील की ऐसी ही एक फितरी हरकत ने तैयारे के अंदर भी मेरे तस्वर का खाना खराब कर दिया था। वो बड़ी गहरी नजर से मेरे चेहरे का जायजा लेते हुए बोली, तुम्हारी हालत ठीक नजर नहीं आ रही वजदान, क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, मैं इस वक्त तक खुद पर काबू पा चुका था। नॉर्मल अंदाज में कहा, दरअसल मैं ये देखना चाहता था कि तुम मुझे गुस्से में देखकर क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करती हो। फिर देख लिया, वो बेयकीनी से मेरी आंखों में देखते हुए बोली। मैंने कुर्सी छोड़ते हुए कहा, तुम बड़ी बर्दाश्त वाली लड़की हो। इसकी निगाह में मेरी वजाहत के लिए बेअतबारी मौजूद रही। शाकी लहजे में बोली, मैं समझ रही हूँ तुम मुझे बहलाने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम खुद ही नहीं बताना चाहते तो मैं इसरार नहीं करूंगी। वो वक्ती पसपाई का मुजाहरा करके बड़ी अक्लमंदी का सबूत दे रही थी। मैंने मौजू का जाविया बदलते हुए कहा, क्या डॉक्टर मोंग अभी तक वापस नहीं आया? इससे पहले कि राकील मेरे सवाल के जवाब में कुछ कहती, कमरे का दरवाजा खुला और मुतज़किरा बाला शख्स अंदर दाखिल हुआ। हम दोनों ने मानी खेज निगाहों से एक दूसरे को देखा। फिर मैंने डॉक्टर मोंग से पूछा, तुम तो जरा सी टहल कदमी करने गए थे, पूरे 3 घंटे बाद लौटे हो, खैरियत तो थी? बात खत्म करते ही मैंने दीवार क्लॉक की जानब इशारा किया। क्लॉक की सुइयां 8 बजे का वक्त बता रही थी। डॉक्टर मोंग एक कुर्सी संभालने के बाद बोला, फिक्रमंदी वाली कोई बात नहीं, मेरी चहल कदमी थोड़ी दराज हो गई तो मैंने सोचा कुछ ऐसा बंदोबस्त भी कर ही लिया जाए। वो एक लम्हे को मुतवक्किफ हुआ, फिर गहरी संजीदगी से बोला, राकील की तजवीज मुझे भली लगी है। हमें पहली फुर्सत में इस काफिले से अलग हो जाना चाहिए और मैंने अपनी रिपोशी का बड़ा माकूल इंतजाम कर लिया है। तुम दोनों चलने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने उलझन तथा अंदाज में कहा, कुछ मालूम तो हो तुम कैसा इंतजाम करके आए हो? यहाँ से निकलने के बाद मैं तुम्हें तफसील बता दूंगा। वो रसानियत से बोला, अभी तक होटल में ज्यादा चहल पहल नहीं हुई, ये हमारे फरार के लिए अच्छा मौका है।
मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।